अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करते हैं आप तमाम स्टूडेंट खैर व आफियत से होंगे। आप सभी का बहुत दिनों से डिमांड आ रहा था क्लास 12th के स्टूडेंट का कि हम लोगों का न्यू क्लास लेकर के आइए। फाइनली मैं आज आपके लिए हाजिर हुआ हूँ क्लास 12th के क्लास के साथ। इस क्लास में हम लोग चैप्टर 1 को पूरा फुल्ली एक्सप्लेनेशन करेंगे। इसको हम लोग इस चैप्टर में खाका के बारे में जानेंगे, मुसन्निफ मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग के बारे में जानेंगे और साथ साथ में मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग जो नज़ीर अहमद की कहानी को लिखे हैं उस चीज़ को हम लोग मुख्तसर अंदाज में उसको एक्सप्लेनेशन करेंगे और कहानी का खुलासा जानेंगे। जितने भी स्टूडेंट हमारे इस चैनल पे नए मेहमान हैं, आप लोग अगर चैनल पे आए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि हर आने वाली वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच पाए। और तमाम दोस्तों को आप लोग इत्तला कर दीजिए कि एएस उर्दू एजुकेशन यूट्यूब चैनल पे क्लास 12 की क्लास स्टार्ट हो चुकी है। जितने भी स्टूडेंट हैं सभी लोगों को आप लोग इन्फॉर्म कर दीजिए ताकि एक भी स्टूडेंट का उर्दू कमजोर न रह जाए और सबका मार्क्स बिल्कुल बेहतर आ पाए। ठीक है, तो ये काम आप लोगों को जरूर करनी है क्योंकि इस तरह से क्वालिटी आपको पूरे यूट्यूब पे कोई भी प्रोवाइड नहीं करा सकता है, ये गारंटी आप लोग लिख लें। ठीक है, बहरहाल हम लोग क्लास को करने जा रहे हैं स्टार्ट। ये चैप्टर का नाम है नज़ीर अहमद की कहानी, कुछ मेरी कुछ उनकी जुबानी। यह आपके क्लास 12 में चैप्टर नंबर 1 का नाम है। अगर बात करें इस चैप्टर के राइटर यानी इस चैप्टर के मुसन्निफ का नाम तो मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग हैं। राइटर का नाम है मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग। और यह अगर बात करें कि जिस तरह अदब की सिन्फ में होता है खाका, अफसाना, मजमून, ड्रामा, खतूत, आप लोग सब कोई समझते हैं। मजमून को हम लोग इंग्लिश में इसे कहते हैं, हिंदी में निबंध कहते हैं। आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ये चीज़ जानते हैं। खतूत को हम लोग इंग्लिश में लेटर कहते हैं और फिर उर्दू को इसको हम लोग खत कहते हैं और खत की जमा खतूत होती है। बहरहाल आप लोगों ने तो ये सारी चीज़ें सारी असनाफ को जानते हैं, लेकिन सिर्फ खाका को आप लोग नहीं जानते हैं। तो हम लोग समझते हैं कि खाका किसको कहते हैं। सबसे पहले आपको जानना बेहद ज़रूरी है कि खाका कहते किसको हैं, उसको पहले समझिएगा। ठीक है, तो मैं आपको डायरेक्ट यहाँ पे दिखा रहा हूँ जो डेफिनेशन दिया हुआ है खाका का, उस चीज़ को आप लोग देखें, फिर आपको हम समझाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए तो हम लोग फोकस करते हैं और देखते हैं कि खाका कहते किसको हैं। खाका बोलें या फिर खाका निगारी बोलें। ठीक है, खाका निगारी क्या है, इस चीज को पहले आपको समझना काफी जरूरी है। 3 पॉइंट के जरिए मैं आप लोगों को समझाऊंगा, समझने की कोशिश कीजिएगा। फर्स्ट पॉइंट है आपके पास, किसी शख्स की तहरीरी तस्वीर कशी को खाका निगारी कहते हैं। यह आपका शॉर्ट में एक डिफिनेशन हुआ। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिएगा, खाका में यह सादा हो सकता है, संजीदा हो सकता है या फिर मजाइया हो सकती है। उसके बाद थर्ड पॉइंट है आपके पास खाका निगार। खाका लिखने वाले को खाका निगार कहते हैं, अफसाना लिखने वाले को अफसाना निगार कहते हैं, नावल लिखने वाले को नावल निगार कहते हैं, मजमून लिखने वाले को मजमून निगार कहते हैं। तो खाका लिखने वाले को खाका निगार कहते हैं। शख्सियत के बारे में दिलचस्प मालूमात फराहम करता है। अब आप लोगों ने ये सभी पॉइंट को देखा और आपको शायद कि इतना बेहतर तरीके से समझ में नहीं आया होगा। आइए मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। ये जितना भी पॉइंट है, इससे कहने का मतलब तात्पर्य ये है कि खाका किसको कहते हैं, समझिएगा आप लोग ध्यान से। किसी शख्स से मुराद हुआ किसी व्यक्ति का पर्सनालिटी यानी उसकी व्यक्तित्व यानी वो किस तरह के इंसान है, किस टाइप के इंसान है, उसकी अच्छाई उसकी बुराई और उन्होंने जिंदगी में रह करके क्या क्या चीजें किया, बहुत सारी चीजें की होगी, बहुत सारी घटनाएं घटी होगी उनके साथ में,
और इन तमाम चीजों में जो सबसे अफजल या फिर सबसे बेटर उसके साथ में एक कोई भी घटना घटी होगी उसको लिख देना, राइट कर देना, यानी लिख देना, रिटन फॉर्म में लिख देना ही खाका निगारी कहलाता है। खाका निगारी में ध्यान रखिएगा, उसमें पूरा सवाने हयात यानी पूरी जिंदगी के बारे में खाका में लिखना नहीं होता है। कहने का मतलब यह है कि जो भी जिसके बारे में भी आप खाका लिख रहे हैं उसके पूरे बायोग्राफी को लिखना जरूरी नहीं होता है। खाका में सिर्फ किसी एक अहम पहलू को लिखा जाता है। ठीक है, आप लोग अब दोबारा यहां पे समझने की कोशिश कीजिएगा, अब समझ में आप लोगों को आएगा। देखिएगा, किसी शख्स से मुराद किसी व्यक्ति, एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं, मान लीजिए आप लोग दो जिगरी दोस्त हैं, दो जिगरी फ्रेंड है, आपको एक दूसरे के बारे में बहुत बेहतर पता होगा। ठीक है, उनके बारे में कुछ अच्छाई कुछ बुराई जो लोगों को सुनने में मजा भी आए, इंटरेस्टिंग भी हो। ठीक है, तो उसमें से उसकी जिंदगी का कुछ एक वाकया को, कुछ एक कहानी को आपने लिख दिया, राइट कर दिया, तो वो एक उसका खाका कहलाएगा। अब खाका में क्या क्या शर्त हैं और किस तरह के किस टाइप के होते हैं वो थोड़ा सा देख लीजिए। किसी शख्स की तहरीरी तस्वीर कशी, यानी आपके माइंड में ऑलरेडी जो है ना उसके बारे में एक फिगर बना हुआ है, वो किस तरह के हैं उसको आप जो है ना माइंड में जो चल रहा है उसके बारे में उसको आप तहरीरी शक्ल में यानी लिखी हुई शक्ल में आप इसको क्या कर दिए, लिख दिए, तहरीर कर दिए। इसी को क्या कहते हैं हम लोग, खाका निगारी कहते हैं। बिल्कुल सिंपल सा है। अब देखिएगा खाका किस तरह का होता है, तो मैं कुछ अकसाम को यहां पे आप लोगों को दिया हूं, हालांकि बहुत सारी किस्म होती हैं लेकिन जो अहम इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है ना उसको देखना काफी जरूरी होता है। ये सादा होते हैं, ये संजीदा भी होते हैं, ये मजाहिया भी हो सकती हैं। आप लोग कहेंगे सादा किसको कहते हैं, संजीदा किसको कहते हैं और मजाहिया किसको कहते हैं, इसको भी हम एक्सप्लेनेशन कराएंगे आपको। पहले मैं आपको बता दूं, ये इतना इंपॉर्टेंट है कि आप अगर आगे चल करके किसी भी एग्जाम का तैयारी करते हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, चाहे इंडिया के कितने कोई भी बोर्ड हो, सबके लिए ये वाला अफजल है और यहां से क्वेश्चन आपका आता है, इसलिए पढ़ना भी काफी जरूरी है। आइएगा देखते हैं हम लोग अब तीसरा पॉइंट, थर्ड पॉइंट है खाका निगार शख्सियत के बारे में दिलचस्प मालूमात फराहम करता है। कहने का मतलब यह हुआ कि जो खाका लिखते हैं वो जिस इंसान के बारे में लिखते हैं उसके बारे में जो दिलचस्प, जो लोगों को सुनने में इंटरेस्टिंग आए, मजा आए, वो उसकी खास पहलुओं को, खास जो वाकयात गुजरा है उन सब को बयान करते हैं, खाका में लिखते हैं। ठीक है, ये वाला पॉइंट भी कंप्लीट हो गया। अब देखिएगा खाका की अकसाम में से सब अकसाम को हम लोग एक बार गौर से देखते हैं। खाका के अकसाम, ये सादा खाके होते हैं। खाका के अकसाम में से एक खाका है सादा खाका। इसमें क्या होता है, बुनियादी मालूमात और वाकयात पर यह खाका लिखी जाती है। बुनियादी मालूमात से मतलब तात्पर्य ये है, आम मालूमात बोल सकते हैं इसको या फिर बेसिक इंफॉर्मेशन, यानी उनके बारे में जितने भी चीज आप लोग, बेसिक चीज आप लोग जानते हैं उसमें आप ऐड कर दिए खाका में। ठीक है, वो आपका एक सादा खाका कहलाएगा। और वाकयात पर मबनी, यानी बेसिक इंफॉर्मेशन तो होगा ही, मालूमात का मतलब जानकारी होता है। ठीक है, बेसिक जानकारी तो होगा ही, लेकिन साथ साथ में उसके जो है ना वाकयात पर मबनी, यानी वाकया के आधार पर। ठीक है, वाकया के आधार पर, मबनी का मतलब होता है आधार, किसी के आधार पर आप लोग बोलते हैं ना, बेस्ड ऑन वगैरह वगैरह, इस तरह से आप लोग इस्तेमाल करते हैं इंग्लिश वगैरह में। ठीक है, तो यहाँ देखिएगा मालूमात और वाकयात के आधार पर यानी बेसिक मालूमात और वाकया इसमें बयान किया जाता है। किसमें, सादा खाका में। वाकया से मुराद है किस्सा, कहानी। ठीक है, अब नेक्स्ट जो पॉइंट है आपके पास, संजीदा खाका। क्या है, संजीदा खाका। संजीदा खाका किसको कहते हैं इसको समझते हैं। शख्सियत से मुराद हुआ किसी भी इंसान, कोई भी इंसान। ठीक है, शख्सियत की जिंदगी और कारनामों, उनकी जिंदगी में जितने भी चीजें उन्होंने किया और कौन कौन सी काम किया उस चीज को लिखा जाता है। साथ साथ में कह रहा है कि तफसीली जायजा बयान किया जाता है। ठीक है, यानी विस्तार के साथ में उनके बारे में जितनी भी चीज आपको जानकारी है उसमें लिखते हैं, तो वो वाला खाका कहलाता है संजीदा खाका। अब आइए मजाहिया खाका के बारे में पढ़ते हैं। मजाहिया खाका किसको कहते हैं, तो शख्सियत के दिलचस्प, यानी इंसान के जिसके बारे में आप लिख रहे हैं उसके दिलचस्प और तफरीही पहलुओं पर मबनी होता है, यानी तफरीही पहलुओं पर आधारित होता है। तफरीही का मतलब हुआ फनी टाइप का, ठीक है, जॉक टाइप का, उससे रिलेटेड जो भी दिलचस्प यानी मजा आए और इसमें क्या होता है फनी टाइप का होता है, तो ये वाला खाका कहलाता है मजाहिया खाका।
फनी टाइप या फिर मजाहिया भी बोल सकते हैं, इसको तफरीही को मजाहिया भी बोल सकते हैं, यानी एक अलग टाइप का, यानी फनी टाइप का, मस्ती टाइप का। ठीक है, बहरहाल हम लोगों ने तीनों पॉइंट को देख लिया। यहाँ वाला पॉइंट को जो कि हम लोगों ने पढ़ा, ये सादा, संजीदा या फिर मजाहिया हो सकती है, ये वाला देख लिए। अब खाके में क्या क्या होता है, यानी खाका जो लिखते हैं इसमें क्या क्या होता है, इस चीज को एक बार देखते हैं। देखिएगा, खाके में मुख्तलिफ असनाफ के अनासिर शामिल हो सकते हैं, यानी उर्दू अदब में ये सब आता है ना, मजमून हो गया, सवाना हो गया, खुद नविश्त हो गया, याददाश्तें, मज़ामीन और अफसाने, ये सब के सब आते हैं। और इन सब में से जरूरी नहीं है कि सारा का सारा हम लोग लिखते हैं खाका में, लेकिन ये सब चीज, ये सब हिस्सा लिखा जाता है खाका में। खुद नविश्त से मुराद हो गया बायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी इसको इंग्लिश में कहते हैं। खुद नविश्त का मतलब ये हुआ कि आप अपनी जिंदगी के बारे में आप खुद से लिखते हैं, वो खुद नविश्त होता है, इसको हम लोग इंग्लिश में ऑटोबायोग्राफी कहते हैं। उस तरह आपका सवाना है, सवाना हयात बोल सकते हैं या फिर सवाना। सवाना का मतलब हुआ बायोग्राफी, यानी आप किसी दूसरे शख्स के बारे में लिखते हैं, वो एक बायोग्राफी हुआ। किसी और का, यानी आप लिखते हैं किसी और के बारे में या फिर आपके बारे में कोई और लिखता है, ये आपका बायोग्राफी हो गया। ठीक है, बहरहाल आगे देखते हैं याददाश्तें, यानी उनसे रिलेटेड जो भी आपको यादें हैं वो याददाश्त को भी खाका में ऐड करते हैं। मज़ामीन का मतलब ये हुआ निबंध या फिर इसको हम लोग इसे कहते हैं। मजमून किसको कहते हैं, किसी खास मौजू पर जो तहरीर की जाती है, जो लिखी जाती है, उसको हम लोग मजमून कहते हैं। ठीक है, बहरहाल हमको यहाँ पे जब टॉपिक आएगा फिर इसको और बेहतर तरीके से समझाएंगे। अब अफसाना, अफसाना को हम लोग किस्सा कहानी कह सकते हैं। अफसाना को उर्दू में अफसाना कहते हैं और हिंदी में इसको किस्सा कहानी कहते हैं। ठीक है, अब आइएगा, अब जायजा करते हैं कि अच्छा खाका निगार कौन कहला सकता है। तो देखिएगा, एक अच्छे खाके में सवाना होना चाहिए, यानी बायोग्राफी होना चाहिए। ठीक, ऑटोबायोग्राफी होना, सॉरी, सवाना हयात यानी बायोग्राफी होना चाहिए। मुशाहिदात यानी ऑब्जर्वेशन, आप किसी शख्स के बारे में लिखते हैं, उनके बारे में हर वो चीज को जान करके बिल्कुल और डिटेल के साथ उसके बारे में आप लिख रहे हैं, मुशाहिदा कर रहे हैं, यानी ऑब्जर्वेशन करके लिख रहे हैं, पूरा जानकारी लेकर के आप लिख रहे हैं, ये मुशाहिदात हो गया। उसके बाद आपका देखिएगा दिलचस्प वाकयात, यानी जो मजा आए, दिलचस्प वाला वाकया, जिस किसी को आप सुना रहे हैं बिल्कुल इंटरेस्टिंग के साथ वो सुन रहा है, उन एक कहानी यानी दिलचस्प भरी कहानी होना चाहिए। और शख्सियत की अहमियत का अहाता होना चाहिए, शख्सियत की जो है ना इंपॉर्टेंट का क्या होना चाहिए, अहाता होना चाहिए। अगर अहाता बोले तो हम लोग कह सकते हैं, तो अहाता का मतलब होता है घिरा हुआ होना। क्या होना, घिरा हुआ होना, यानी शख्सियत की अहमियत का, अहमियत का मतलब किसी भी शख्सियत के बारे में लिखना है, उसके इंपॉर्टेंट का अहाता होना यानी घिरा होना, घिरा हुआ होना। कहने का मतलब यह हुआ कि उसके इर्द गिर्द जितने भी वाकयात हैं उनमें से ही उसका एक कोई भी वाकया लिख देना, यानी उनसे रिलेटेड घिरा हुआ होना वाकया। ठीक है, इसका लफ्जी माना घिरा हुआ होता है। बहरहाल हम लोगों ने ये तो देख लिया। उसके बाद अब देखते हैं, आप लोग बोलेंगे कि ये जो मुसन्निफ जो है, राइटर जो है, ये जो खाका लिखे हैं, इससे हम लोगों को क्या जानने के लिए मिलेगा या फिर हम लोगों को इससे क्या नॉलेज मिलेगी, इसके बारे में हम लोग एक दफा देखते हैं। देखिएगा, खाका निगारी की अहमियत यानी खाका निगारी की इंपॉर्टेंट क्या है, क्यों खाका लिखते हैं, क्यों लोग खाका पढ़ना चाहते हैं, या फिर पढ़ के क्या फायदा है, ये फायदा को बताया गया है। यहाँ पे देखिएगा, पॉइंट, पहला नंबर पॉइंट है, खाका निगारी से हमें मुख्तलिफ शख्सियात के बारे में, मुख्तलिफ यानी अलग अलग शख्सियात के बारे में जानने का मौका मिलता है। यानी आप अगर खाका लिखते हैं या फिर खाका पढ़ते हैं तो हमको जो है ना अलग अलग लोगों के बारे में जानने को मिलता है। साथ साथ में ये हमें मुख्तलिफ सकाफतों का मतलब ये हुआ, यानी अलग अलग कल्चरों, यानी कल्चर को हम लोग क्या बोलते हैं इंग्लिश में, बताना एक बार। ठीक है, संस्कृति। ठीक है, अलग अलग संस्कृति या फिर अलग अलग कल्चर के बारे में। और मुआशरों का मतलब ये हुआ कि सोसाइटी, यानी बोल सकते हैं हम लोग इसको सामाजिक। ठीक है, तो हम लोगों को ये सब सोसाइटी के बारे में जानने को मिलता है, कल्चर के बारे में, अलग अलग कल्चर, अलग अलग सोसाइटी के बारे में हम लोगों को समझने में मदद करता है। कौन, खाका निगार हमको मदद कराता है। हम लोग पढ़ते हैं तो ये सब चीज जानने के लिए मिलता है। ठीक है, ये वाला दोनों पॉइंट हम लोगों ने देख लिया। अब आइएगा और देखते हैं हम लोग, हो गया हम लोगों का ये वाला पूरा कंप्लीट। अब मैं आप लोगों को एक चीज बताने जा रहा हूं, ध्यान से आप लोग सुनिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, देखिएगा, हम लोग क्लास करते हैं कहीं भी, तो मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप लोग ऑफलाइन क्लास करते हैं तो इधर उधर रोड में इधर उधर जाकर के पढ़ाई को नहीं करते हैं। हर चीज के लिए कुछ न कुछ संस्था होती है, इदारा होता है। उसी तरह आपका पढ़ाई के लिए एक संस्था होता है ऑफलाइन क्लास में, उसमें आप लोग
क्लासरूम में बैठ करके आराम से अपनी क्लास को मुकम्मल करते हैं और अच्छे ढंग से पढ़ाई करते हैं। अब स्टूडेंट बोलेंगे कि हम लोग ऑफलाइन में क्लास करते हैं तो क्लासरूम का हम लोगों को सुविधा मिलता है, तो बिल्कुल आपको ऑनलाइन में भी क्लासरूम का सुविधा मिल रहा है, जो कि आपके लिए मैं लेके आया हूं एएस उर्दू एजुकेशन का ऑफिशियल एप्लीकेशन, जहां पे आपको एक क्लासरूम दिया जाएगा। वहां पे आप लोग आराम से बैठ करके एक जगह में आराम से अपनी क्लास को कर सकते हैं, जिसमें आपको क्लास 12th की मुकम्मल तौर पर तैयारी कराया जाएगा। उनके अलावा अगर आपके जो भी पड़ोसी वगैरह जो भी हैं आपसे जान पहचान में, अगर किसी और अदर एग्जाम के लिए तैयारी करना चाह रहे हैं तो उन लोगों के लिए भी इसमें कोर्स आपको अवेलेबल कराया गया। इस कोर्स में आपको चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, चैप्टर एक्सप्लेनेशन, उर्दू मजमून, खतूत, दरखास्त और साथ साथ में आपको उर्दू ग्रामर पर्सन, यानी कहा जाए तो पूरा मुकम्मल कोर्स आपको इसमें दिया जाएगा। टेस्ट सीरीज, लाइव क्लास, ये सारी सुविधाएं आपको इस कोर्स में प्रोवाइड कराया जाएगा, जो कि कोर्स का नाम है क्लास 12 चैंपियन कोर्स उर्दू का नया सफर हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं। और इस कोर्स में ज्वाइन होने के बाद आपको 99% की पूरा फुल्ली गारंटी दी जाएगी, लेकिन शर्त यह है कि आपको पढ़ना पड़ेगा। जब तक पढ़ेंगे नहीं तो फिर आपको कोई जिम्मेदार नहीं हो सकता है। तो बहरहाल जितने बच्चे अब तक ज्वाइन नहीं किए हैं, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया हूं। अब आपको इसमें किसी को अगर डाउनलोड वगैरह करने में दुश्वारी आए, आप लोग प्ले स्टोर पे भी सर्च कर लेना एएस उर्दू एजुकेशन। अगर उसमें दिक्कत आए, आप लोग बिला झिझक मेरे नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिएगा। मेरा नंबर यहाँ पे दिया हुआ है 9508214760। मेरा नाम यहाँ पे दिया हुआ है अवैस, ठीक है। बहरहाल आप लोग किसी तरह की भी परेशानी होती है, ये स्क्रीनशॉट आप लोग एक बार ले लें, नंबर पे डायरेक्ट कांटेक्ट करके कोर्स को ज्वाइन कर पाएंगे, ठीक है। ये तो हो गया हम लोगों का क्लास के बारे में, मैंने आपको बता दिया। नहीं तो आप लोग बोलते हैं कि सर हम लोगों को तो इन्फॉर्मेशन नहीं किए थे कि हम लोगों को भी एक क्लास चाहिए होता और क्लास में हम लोग आराम से करते। इधर उधर आप लोग यूट्यूब वगैरह से पढ़ते हैं तो कभी इधर जाते हैं कभी उधर जाते हैं, वहां पे एक आपको सेपरेट क्लासरूम दिया जाएगा जिसमें आपकी तैयारी बिल्कुल गारंटी के साथ हो जाएगा, ठीक है। और ज्यादा फी भी नहीं है, आप लोग उसको बिल्कुल अफोर्ड कर सकते हैं। सबसे कम फी रखा गया है, ठीक है। तो आप लोग बिल्कुल बिला झिझक अफोर्ड कर सकते हैं, यानी अगर बताया जाए तो 500 से कम फी रखा गया है, ठीक है। चलिए बहरहाल अब हम लोग यहां पे जानेंगे, जानना क्या है ध्यान से सभी बच्चे सुनिएगा। हम लोगों को जो ये झमेला पड़ रहा है, आज जो हम लोगों को पढ़ने के लिए पड़ रहा है, वो यही इंसान है जिसका नाम है मिर्जा फरहतुल्लाह बेग। क्या नाम है ये? इसका नाम मिर्जा फरहतुल्लाह बेग। इसके वजह से ही आप लोगों को आज परेशानी हो रही है और आपको खाका पढ़ना पड़ रहा है। यही एक शख्स है जो कि आपको परेशान किया है और इसके बारे में अब हम लोगों को भी पढ़ना पड़ेगा, जानकारी लेना पड़ेगा। तो आइए मुसन्निफ का हम लोग पूरा डिटेल, राइटर का डिटेल को देखते हैं। उसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे, कहानी की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। तो ये मुसन्निफ है जो कि क्लास 12 का चैप्टर नंबर 1 को लिखे हैं। ये है मुसन्निफ का नाम मिर्जा फरहतुल्लाह बेग। और इसको जो हम लोग जानते हैं किस वजह से, इसकी अहमियत जो है, ये एक खाका निगार है, खाका लिखते हैं। खाका लिखने में काफी माहिरियत है इसके अंदर, ठीक है। और बहुत अच्छा खाका लिखते हैं, इस वजह से हम लोग मिर्जा फरहतुल्लाह बेग को जानते हैं। आगे देखिएगा, अगर इनकी पैदाइश की बात करें, पैदाइश इसका होता है अगस्त 1885 ईस्वी में, जिनकी पैदाइश होती है दिल्ली, जो कि हिंदुस्तान में है, सबको पता है। वफात, अगर वफात की बात करें तो वफात होता है इसका 27 अप्रैल 1947 में। 27 अप्रैल 1947 ईस्वी में इनका क्या होता है, वफात होता है, यानी इनकी मौत 27 अप्रैल 1947, याद कर लीजिए आप लोग। हैदराबाद में होता है, जो कि भारत में है, सबको पता है। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। और आगे बढ़ने से पहले हम लोग स्टार्टिंग में आपको नहीं दिखाए थे, ये देखिए नजीर अहमद की कहानी, कुछ मेरी कुछ उनकी जुबानी जो पढ़ रहे हैं, यही शख्स है नजीर अहमद। ये शख्स क्या है, नजीर अहमद, और इसके बारे में ही हम लोग खाका पढ़ेंगे। इसी के ऊपर खाका लिखे हैं। ये नजीर अहमद कौन है, मिर्जा फरहतुल्लाह बेग के उस्ताद हैं। आगे जब एक्सप्लेनेशन करने जाएंगे तो फिर आपको एक बार समझा देंगे, बता दें। हम लोगों ने देख लिया मिर्जा फरहतुल्लाह बेग, ये एक खाका निगार है, पैदाइश 1885 ईस्वी में। एक चीज जान लेते हैं, खानदान के मुताबिक 1885 है और यही दुरुस्त है, लेकिन आपकी किताब में 1883 भी दिया हुआ है, लेकिन फिर किताब में ही बताया गया 1883, जो कि गलत है। 1885 आपको याद करना है, कोई भी 1883 याद नहीं रखेंगे। वफात 27 अप्रैल 1947, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। अब देखिएगा इनका खानदान, यानी इनका परिवार में से कौन कौन है, उस चीज को हम लोग देखते हैं। तो इसका वालिद की बात करें, वालिद का मतलब हुआ पिताजी, यानी बाप का अगर बात करें, इसका बाप का नाम है
मिर्जा हशमतुल्लाह बेग, आप लोग याद कर लीजिए। अगर वालिदा, वालिदा से मुराद हुआ माँ, माँ की नाम का बात करें अगर, तो माँ का नाम है मुशर्रफ जहां बेगम, इसकी माँ का नाम मुशर्रफ जहां बेगम, याद कर लीजिए। अब अगर बात करें फुफ्फी, ये फुफ्फी जो है ना इसमें काफी अहम होता है और इससे क्वेश्चन आता है, ध्यान से समझने की और कोशिश कीजिएगा। आप लोग देखिएगा, हुस्न जहां बेगम इसका फुफ्फी का नाम है। इनकी परवरिश यानी पालने की जिम्मेदारी जो निभाया, कौन निभाया? इनकी फुफ्फी हुस्न जहां बेगम, इनको पाला। हुस्न जहां बेगम ये उसकी बेवा फुफ्फी होती है। बेवा किसको कहते हैं? जिसके आला औलाद नहीं होते हैं, यानी ला वलद इंसान को हम लोग क्या कहते हैं? बेवा कहते हैं। तो इसकी फुफ्फी बेवा थी और इसकी बेवा फुफ्फी जिसका नाम था हुस्न जहां बेगम, इन्होंने इसको पालने पोसने की यानी परवरिश की। ठीक है, इससे क्वेश्चन पूछता है, आपको पूछेगा मिर्जा फखरुद्दीन बेग के बेवा फुफ्फी का नाम क्या है, तो बताएंगे हुस्न जहां बेगम। ठीक है, बहरहाल आगे देखते हैं हम लोग इसकी खानदान में, तो इसका बीवियां भी आता है, तो बीवियां को देखते हैं हम लोग, बीवियां यानी वाइफ। ठीक है, और इसको हम लोग हिंदी में पत्नी कहेंगे। देखिए, नसीमा सुल्ताना पहली बीवी है इसका, नसीमा सुल्ताना पहली बीवी। फिर दूसरी बीवी का नाम है हमीदा सुल्ताना, ये दूसरी बीवी है। नसीमा सुल्ताना जो है ना इसकी बड़ी बहन है, किसकी? हमीदा सुल्ताना की। तो सबसे पहले शादी जो करता है ये नसीमा सुल्ताना से, जब इनके इंतकाल हो जाती है, इंतकाल होने के बाद फिर ये हमीदा सुल्ताना से शादी करते हैं, दूसरी शादी। ठीक है, अगर बात करें हम लोग इसकी एजुकेशन यानी इसकी तालीम की, इसकी शिक्षा की, ये शिक्षा मतलब कहां से प्रोवाइड किया, कहां से हासिल किया, उस चीज को एक बार देखते हैं, एक नजर देखिएगा। पॉइंट है आपका, गवर्नमेंट हाई स्कूल कश्मीरी दरवाजा दिल्ली एंट्रेंस पास किया। एंट्रेंस किसको कहते हैं? यानी कोई भी यूनिवर्सिटी वगैरह, बड़े बड़े यूनिवर्सिटी में जाने के लिए उसको एंट्रेंस पास करना होता है। ठीक है, जिस तरह बिहार डीएलएड वाले एंट्रेंस का एग्जाम दिए भी हाल ही में, तो उसी तरह क्या होता है, बड़े बड़े यूनिवर्सिटी में जाने के लिए एंट्रेंस का एग्जाम देना होता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है, ये पास कर जाते हैं, उसके बाद उसमें दाखिला होता है। ठीक है, दाखिला यानी एडमिशन। आगे देखिएगा, हिंदू कॉलेज दिल्ली, हिंदू कॉलेज दिल्ली से ये इंटरमीडिएट यानी आप लोग जो अभी क्लास 12 में पढ़ रहे हैं, क्लास 12 की एग्जाम जो ये करता है, फारिग होता है, यानी जहां से सनद हासिल करता है, ये है आपका हिंदू कॉलेज जो कि दिल्ली में अवेलेबल है। बहरहाल आगे देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, सेंट स्टीफेनज कॉलेज। ठीक है, सेंट स्टीफेनज कॉलेज जो कि दिल्ली में है, यहां से ये बीए की डिग्री हासिल करता है, यानी बीए करता है यहां से, बीए मतलब बैचलर ऑफ आर्ट्स। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग, यानी आर्ट्स से जो बीए करता है। आगे देखिएगा इसका पेशा यानी इसका काम की अगर देखें, इसका ये काम कौन कौन सा किया है, इसका पेशा क्या क्या है, तो देखिएगा, अंग्रेजी के मौलिम, मौलिम का मतलब हुआ उस्ताद, ये अंग्रेजी के एक उस्ताद रह चुके हैं। साथ में मुतरजिम, मुतरजिम का मतलब होता है ट्रांसलेटर, यानी अनुवाद करना, एक भाषा से दूसरा भाषा को कन्वर्ट करना, ट्रांसलेट करना, यानी उसी को कहते हैं हम लोग उर्दू में मुतरजिम। आगे देखिएगा, अदालती अफसर, ये एक जॉब है। ठीक है, जो कि कोर्ट वगैरह, कोर्ट कचहरी में, ठीक है, ये होता है अदालती अफसर, और इसको दूसरा नाम इंग्लिश में हम लोग जुडिशियल सर्विस कह सकते हैं, जुडिशियल सर्विस यानी जुडिशियल जॉब। ठीक है, अब देखते हैं आगे इसका अदबी खिदमात, यानी इन्होंने उर्दू दुनिया में जो आया, इसका अदबी खिदमात में क्या क्या चीजें हैं, इसको हम लोग समझते हैं। मजामीन, मजामीन मतलब इससे यानी निबंध हो गया। खाके, खाके जो ने आप लोगों ने पढ़ा, डॉक्टर नजीर अहमद की कहानी कुछ मेरी कुछ उनकी जुबानी, जो कि इसका मशहूर खाका है। खाका निगारी की वजह से भी ये उर्दू दुनिया में काफी मशहूर और मारूफ हुए। आगे है शायरी, शायरी भी इन्होंने बहुत अच्छा किया और शेर व शायरी में भी इसका एक कलाकार यानी फन था। आगे देखिएगा सवाना, सवाना का मतलब हो गया बायोग्राफी, यानी आप किसी के बारे में लिखते हैं, ठीक है, तो वो एक बायोग्राफी हुआ किसी का, आपके बारे में कोई लिखता है वो भी आपका बायोग्राफी हुआ। बहरहाल ये सवाने निगार भी थे। तनकीद किसको कहते हैं? मान लीजिए मैं किताब लिख रहा हूं और कोई दूसरा लोग उसको जांच करते हैं, मेरी किताब का अच्छाई बुराई दोनों चीज को देखते हैं, उस चीज को देख करके फिर सुधार करके आगे भेजते हैं, वो एक तनकीद निगार हुआ। ठीक है, तनकीद लिखने वाले को, तनकीद देखने वाले को क्या कहते हैं? तनकीद निगार, यानी तनकीद में भी ये अच्छा फील्ड था इसका। ठीक है, तो ये सब चीज जो है ना इसका अदमी खिदमात में ये सब काम किया इन्होंने। आगे देखते हैं हम लोग इसके बारे में क्या है कि अहम वाकयात, यानी इन्होंने जिंदगी में रहा, इनके साथ में क्या क्या घटनाएं घटी, वो सारी चीजों को हम लोग देखते हैं एक बार। ये 1908 में हैदराबाद आए और अंग्रेजी के मुअल्लिम मुकर्रर हुए। अंग्रेजी के मुअल्लिम से मुराद ये हुआ कि अंग्रेजी के उस्ताद हुए कब? 1908 में, जो कि हैदराबाद में आए
और वहीं पे ये अंग्रेजी के उस्ताद हुए। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है 1908 में नसीमा सुल्ताना से इनकी शादी होती है। कब? 1908 में नसीमा सुल्ताना से इनकी शादी होती है। नेक्स्ट पॉइंट है 1910 में जुडिशियल इम्तिहान पास किया। कब पास किया? जुडिशियल इम्तिहान 1910 में पास करता है। आगे देखिएगा 1927 में डॉक्टर नजीर अहमद की कहानी कुछ मेरी और कुछ उनकी जुबानी शाये हुआ। कब? 1927 में। अब देखिएगा 1939 में हाई कोर्ट के इंस्पेक्टिंग ऑफिसर भी बने। ठीक है, यानी इसको हम लोग क्या कहते हैं, एक अभी जहन से निकल रहा है। ठीक है, तो हाई कोर्ट के इंस्पेक्टिंग ऑफिसर बने। इंस्पेक्टिंग ऑफिसर ये एक पद में रहते थे, इसी पद में जो काम करते उसको कहते हैं इंस्पेक्टिंग ऑफिसर। ठीक है, इंग्लिश में भी यही नाम है, सेम नाम है। आगे देखिएगा आप लोग 1942 में सुबकदोश हुए, यानी इसी पद से रिटायर हुए। 1939 में ये जॉब पकड़े, 1942 में फिर इसी पद से ये रिटायर हुए। आगे कह रहा है 1947 में वफात और हैदराबाद में दफन हुए, यानी इनकी इंतकाल होती है 1947 में और हैदराबाद में ही इनके हैदराबाद में ही इनका क्या है, मज़ार पाक है। यहीं पे इनको क्या किया गया, दफन किया गया। इसका कब्र जो है ना यहीं पे है, हैदराबाद में है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग कब वफात हुई। 1947 में। पैदाइश कब हुई? 1885 में। आप लोग इतना याद तो रख सकते हैं ना। आगे देखिएगा, इसको हम लोग सरसरी नजर में, एक नजर में दोहरा के चलते हैं, फटाफट स्पीड में इसको पढ़ते हैं। ठीक है, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आप लोग चाहें तो इसको पढ़ लीजिएगा एक बार। मैं पीडीएफ तो प्रोवाइड करा ही दूंगा इसका मुकम्मल। ठीक है, एप्लीकेशन पे आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा देंगे। देखिएगा, मिर्जा फरहतुल्लाह बेग उर्दू के एक मशहूर और बासलाहियत अदीब थे। मिर्जा फरहतुल्लाह बेग जो है ना, उर्दू के एक मशहूर यानी फेमस और बासलाहियत यानी सलाहियत रखने वाले, यानी आपके अंदर क्या काबिलियत है वो सारी चीजों को सलाहियत के अंदर में आता है, यानी बासलाहियत सलाहियत के साथ। ठीक है, सलाहियत रखने वाले एक अदीब थे, उर्दू दुनिया के अदीब थे। इन्होंने मुख्तलिफ असनाफ, मुख्तलिफ यानी अलग अलग सिंफ, सिंफ की जमा है असनाफ। ठीक है, मुख्तलिफ असनाफ में लिखा, लेकिन वह अपने खाकों के लिए खास तौर पर मशहूर हैं। उनके खाके अपने जरीफाना अंदाज में, अपने मजाहिया अंदाज में, ठीक है, मजाहिया यानी जरीफाना, इंटरेस्टिंग, ठीक है, या फिर आप लोग कह सकते हैं कि बहुत ही खूबसूरती, जरीफाना अंदाज, खूबसूरती अंदाज। ठीक है, आगे देखिएगा लतीफाना, ये सब उसका जो है ना मुतरादिफ अल्फाज हैं। लतीफाना और बारीकी मुशाहिदात, यानी एक एक चीज को बारीकी से देखना, विस्तारित से नहीं, यानी बारीकी से उसको क्या बोल सकते हैं हम लोग, एक एक चीज को अच्छे ढंग से देखना, यानी बारीकी से देखना। और साथ साथ में मुशाहिदात का मतलब हुआ ऑब्जर्वेशन करना। ठीक है, ऑब्जर्वेशन करना यानी उनके बारे में जानना, ऑब्जर्व करना, फिर लिखना। ठीक है, आगे देखिए मुशाहिदात के लिए जाने जाते हैं। अब नेक्स्ट है आपके पास मिर्जा फरहतुल्लाह बेग का सबसे मशहूर खाका डॉक्टर नजीर अहमद की कहानी कुछ मेरी और कुछ उनकी जुबानी है, जो उर्दू के क्लासिकी अदब का एक शाहकार समझा जाता है। शाहकार यानी बहुत अच्छे समझे जाते हैं। ठीक है, इस खाके में वह अपने दोस्त और साथी, अपने दोस्त और साथी उसके बाद अदीब यानी अदीब से मुराद ये हुआ उसके उस्ताद डॉक्टर नजीर अहमद के साथ अपने ताल्लुकात और उनकी शख्सियत के मुख्तलिफ पहलुओं को, यानी अलग अलग पहलुओं को, अलग अलग चीजों को तफसीली और दिलचस्प अंदाज में बयान करते हैं, विस्तार से और दिलचस्प यानी इंटरेस्टिंग अंदाज में, इंटरेस्टिंग अंदाज तो आप लोग समझते ही है ना, अंदाज में बयान करते हैं। चलिए ये तो हम लोगों का हो गया। उसके बाद इसका जो है ना कुछ अहम अदबी काम भी इन्होंने दुनिया में रह करके किया। अहम यानी कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट, और ये सब तो आप लोग पूरा याद कर ही लीजिएगा, इससे क्वेश्चन हर हाल में आएगा। देखिएगा, डॉक्टर नजीर अहमद की कहानी कुछ मेरी और कुछ उनकी जुबानी खाका 1927 में शाये हुआ और उर्दू अदब का क्लासिकी नमूना है। अब देखिएगा ये पॉइंट इसको हाईलाइट कर दिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिएगा मज़ामीन फरहत, यानी मज़ामीन फरहत आप लोग इसको बोल सकते हैं, मज़ामीन फरहत, जो कि 7 जिल्दों में मज़ामीन का मजमुआ है। मजमून की जमा है मज़ामीन, मजमून यानी इसे निबंध को हम लोग मजमून कहते हैं। ठीक है, किसी खास मौजू पर जो तहरीर की जाती है, कलम बंद की जाती है, उसको हम लोग मजमून कहते हैं। तो हम लोगों ने पढ़ा कि मज़ामीन फरहत जो कि 7 जिल्दों में है, इसको इन्होंने शाये किया यानी लिखा। अब देखिएगा दिगर किताबें यानी और दूसरी किताबें, इंशा, दीवान यकीन, ये अलग है, यहाँ से इंशा के बाद अलग है, दीवान यकीन,
दीवाने नजीर और मेरी दास्तान, ठीक है, मेरी दास्तान और मेरी शायरी, ये सब के सब इसका क्या है, ये सब के सब इसका अहम तसानीफ है, अहम इन्होंने उर्दू दुनिया में ये सब लिखा है और ये सब को अच्छे ढंग से याद कर लीजिए। मेरी दास्तान, मेरी शायरी और इंशा, दीवाने यकीन, दीवाने नजीर, ये सब के सब इनका क्या है, ये सब इनकी किताबें हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने ये सब चीजों को पढ़ लिया। अब हम लोग क्या करेंगे, नजीर अहमद की कहानी, कुछ मेरी कुछ उनकी जुबानी, उसका मुख्तसर अंदाज में खुलासा करेंगे। किताब में जिस तरह से दिया हुआ है अगर पढ़ा जाए 3-4 पेज में है तो टाइम हम लोगों का ज्यादा लगेगा। हम मुख्तसर अंदाज में एक आप लोगों को थ्योरी के तौर पर मैं बता रहा हूं, उसके बाद फिर हम लोग कुछ लिख करके भी आपके लिए लेके आए हैं ताकि लंबा टाइम तक याद रहे। तो फिर आप लोग राइट एंड फॉर्म में भी देख लेना, पीडीएफ की शक्ल में दिया हुआ रहेगा। कहानी की शुरुआत कुछ इस तरह से होता है, दो दोस्त होते हैं, दो फ्रेंड होते हैं, जो कि आपको नजर आ रहा होगा यहाँ पे, ये दोनों दोस्त हैं। क्या है, ये दोनों दोस्त हैं। एक का नाम होता है मिर्जा फरहतुल्लाह बेग, फरहतुल्लाह बेग इस तरह से लिखा हुआ होता है, और दूसरा का नाम होता है मियां दानी। क्या नाम होता है दूसरा का नाम, मियां दानी। एक का नाम होता है मिर्जा फरहतुल्लाह बेग, एक का नाम होता है मियां दानी। ये दोनों जिगरी दोस्त होते हैं। और क्या होता है, इन लोग मदरसे में पढ़ाई करते हैं, स्कूल में पढ़ाई करते हैं, लेकिन साथ साथ में इन लोगों को जज्बा होता है कि हम लोग ट्यूशन भी पढ़ने के लिए जाया करें। कहां पे, नजीर अहमद के यहाँ। तो इन लोग पहले ही बात कर लिए होते हैं नजीर अहमद से। उसके बाद क्या होता है, इसका फर्स्ट डे होता है नजीर अहमद के यहाँ पढ़ने के लिए जाने का। उन लोग आते हैं 11:30 बजे स्कूल मदरसा से पढ़ करके, खाना वगैरह खा करके, स्टडी वगैरह करके 1 बजे निकल जाते हैं घर से। और उसके बाद नजीर अहमद के घर के करीब में जाते हैं। जैसे ही जाते हैं उसका घर नजर आता है, उसको लगता है, कंफ्यूजन में रहता है कि यह घर नजीर अहमद का है या फिर किसी और का है। फिर जैसे तैसे वो अंदर प्रवेश करता है। प्रवेश करने के बाद एक होता है ना कि किसी के घर में काम वगैरह करता है, जो वो रहती है आंगन में, लेकिन उसका नजर इन लोगों के ऊपर नहीं पड़ता है क्योंकि रस्सी में कुछ कपड़ा वगैरह सुखाने देता है, फिर झूमता है, ओंगता है, तो उसको पता नहीं चल पाता है। जाता है डायरेक्ट नजीर अहमद के दरवाजे के पास। उसके बाद भुलकी मार करके, मतलब गर्दन जो है ना झुका करके किवाड़ खोल के देखते हैं। तो इन लोग जानते हैं, रोशनी से अगर आप लोग जाते हैं या फिर कभी अगर हॉल वगैरह में आप लोग गए होंगे मूवी वगैरह देखने, तो रोशनी से अंदर में अंधेरा में जाते हैं ना, तो आपको कुछ नजर नहीं आता है। बिल्कुल सेम वे ये है आपका कि जैसे ही अंदर जाते हैं तो इसको नजर नहीं आता, लेकिन अंदर के लोग इसको जो है देख लेते हैं। आवाज लगाता है नजीर अहमद कि कौन है। फिर इन लोग कहता है मौलवी साहब, मैं और मियां दानी। तो कहता है मौलवी साहब ठीक है बेटा आ जाओ अंदर। जैसे ही अंदर जाता है, जानते हैं स्टूडेंट एक उस्ताद से मिलते हैं तो उसका इंट्रोडक्शन होता है। उसके बाद किताब वगैरह देखता है, 5-10 मिनट उलट पुलट करता है। किताब देखने के बाद कहता है बेटा एक किताब मेरे लिए भी कल से लेते आना। तो गरीबी का जमाना होता यह है कि एक किताब, दोनों के पास एक एक करके किताब रहता है। एक किताब मौलवी साहब को देते हैं, एक किताब से काम चलाता है। अब यहाँ पे मैं आप लोगों को बता दूं दोनों का रूटीन क्या होता है। एक दिन इसको किताब पढ़ना है, एक दिन उसको किताब पढ़ना है। आप ये दोनों अपना अपना बीच में रूटीन बना लेता है, नियम बना लेता है, पाली बना लेता है। इस तरह से इन लोगों का रोजाना क्लास चल रहा होता है। अब एक दिन की बात है, एक दिन का वाकया है। इन लोग स्कूल जाते हैं। स्कूल जाने के बाद स्कूल में इतनी तारीफें करता है कि वहां पे कुछ लड़कों को काफी इंटरेस्ट होता है। उनमें से एक लड़का का नाम है मिस्टर रजा नाम होता है। उसका नाम क्या होता है, मियां दानी नहीं, मिस्टर रजा नाम होता है। उसको जो है ना पढ़ने का गुदगुदी होता है और कहता है कि मैं भी पढ़ने के लिए जाऊंगा उस उस्ताद के पास। कहता है कि ठीक है मेरे बारे में पूछ के आना कि हमको पढ़ने के लिए जाने देंगे कि नहीं। तो इन लोग पुराना स्टूडेंट हो जाता है, कहते हैं अरे भाई पढ़ने के लिए काहे मना करेंगे उस्ताद, हमारे उस्ताद, तो चलो मेरे साथ में डायरेक्ट। बोले नहीं पूछ के आना। तो होता यह है कि पूछ के आता है, फिर उस्ताद परमिशन देते हैं, बोलते भी है कि काहे नहीं लेके आया डायरेक्ट। उसके बाद होता है दूसरा दिन पढ़ने के लिए ये जाता है। जाने के बाद इससे इंट्रोडक्शन वगैरह होता है। होने के बाद होता यह है कि ये क्या करते हैं, 3 लोग जो हो जाते हैं, तो एक दिन उसका पढ़ने की बारी होती है यानी मियां दानी का, एक दिन मिर्जा फरहतुल्लाह बेग का। 3 लोग जो हो जाता है तो कोई नहीं पढ़ता है, ठीक है। तो अब गुस्से में आकर के क्या करता है नजीर अहमद, बोलता है कि चलो मिस्टर रजा तुम ही पढ़ो आज। जैसे ही पढ़ने के लिए स्टार्ट करता है, इतना खराब होता है इसका, उन दोनों से भी ज्यादा इसका जो है ना पढ़ने का अंदाज खराब होता है। शेर को जो है ना नसर की तरफ पढ़ देते हैं। मौलवी साहब को आता है बहुत ज्यादा गुस्सा। कहता है कि एक मशवरा देता हूं, जो है ना कल से तुम मेरे यहाँ पढ़ने के लिए नहीं आना, कालिदास के यहाँ जाना, वहां से कुछ सीख करके नज्म के अंदाज में वहां पे अगर रहोगे कुछ दिन तो सीखना। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि हमेशा के लिए मत आना, लेकिन आना 10-15 दिन वहां पे पहले पढ़ लो, उसके बाद आना। उसको दर्स से बिल्कुल खारिज ही कर देते हैं, उस स्टूडेंट को निकाल देता है। अब आगे की कहानी क्या है मैं आपको एक बार समझाने की कोशिश करता हूं। मियां दानी और आपका मिर्जा फरहतुल्लाह बेग। मिर्जा फरहतुल्लाह बेग क्या करता है, एक दिन सबक पढ़ते पढ़ते
गलती कर देता है तो गुस्सा आता है इसको, किसको, नजीर अहमद को। वो की आवाज इस तरह से बोलता है ना उस्ताद लोग, तो की आवाज निकालते हैं। निकालने के बाद ये सोचता है कि अरे भाई कुछ गलत हो गया। ये क्या करते हैं, सारे एराब को ही उलट पुलट कर देते हैं। एराब का मतलब हुआ जबर जेर पेश को क्या करते थे, बिल्कुल बदल देते हैं। ठीक है, बदलने के बाद होता ही है कि और ज्यादा गलती होता है। उस्ताद को आता है गुस्सा, आता है 110 डिग्री का गुस्सा, और कहता है कि निकल जाओ तुम लोग, ना मैं पढ़ाने के तुम्हारे काबिल हूं, ना तुम लोग मेरे पढ़ने के काबिल हो। इस तरह से लगता है मियां दानी को कि शायद मौलवी साहब निकलने के लिए बोल रहे हैं, कुछ स्टूडेंट होते हैं ना तो वो निकल जाते हैं। लेकिन मिर्जा फरहतुल्लाह बेग बिल्कुल डट के बैठे हुए रहते हैं, सोचते हैं कि नहीं जाएंगे तो नहीं जाएंगे। तो जाने की बहुत दफा कोशिश करता है, क्योंकि डांटते भी हैं उसी तरह, तो ये जांग पकड़ करके उसको दबा लेता है, कभी आंखों इशारा करके दबा लेता है। इस तरह से होता ही है कि दोनों जाता नहीं है। लास्ट में परेशान हो जाते हैं, कहते हैं कि तुम लोग जाते हो कि नहीं, कहता है कि नहीं जाएंगे, और न कभी गए हैं और न ही कभी जाएंगे बिना सबक पढ़े। जब तक सबक नहीं पढ़ाएंगे तब तक जाएंगे नहीं। अगर कोई मुझे धक्का देकर के भी बाहर निकालेगा फिर भी हम आ जाएंगे और सबक पढ़ के ही जाएंगे। उसके बाद कहता है अच्छा बेटा चले जाओ, आज मेरी तबीयत खराब है, मेरा पिंड छोड़ दो, मेरा पीछा छोड़ दो। कहता है कि ना, नहीं छोड़ेंगे, जब तक नहीं सबक पढ़ेंगे तब तक जाएंगे ही नहीं। उसके बाद होता यह है कि इन लोग जीतता है और मौलवी साहब को मजबूरन सबक पढ़ाना ही पड़ता है। उसके बाद कहता क्या है उस्ताद कि बेटा मैं तुम लोगों को आजमा रहा था। क्या कर रहा था, मैं तुम लोगों को आजमा रहा था। अगर तुम लोग आज अगर सबक नहीं पढ़ते तो फिर दूसरा दिन तुम लोगों को मेरे घर में घुसने का परमिशन ही नहीं मिलता और आने का मौका दोबारा नहीं मिलता है। तो ये होते हैं इल्म की शौक, इल्म से क्या शर्माना। जो लोग इल्म से शर्माए और वो जो है आगे जिंदगी में नहीं बढ़ पाए, इसलिए आज मिर्जा फरहतुल्लाह बेग इतने बड़े शख्सियत हुए हैं, इतने बड़े जो है क्या कहते हैं कि खाका निगार हुए हैं। ठीक है, बहरहाल हम लोगों ने आपको पूरा विस्तार के साथ कहानी को नहीं बताया, इतना बताया जितना आपको समझ में आ जाए और माइंड में आपका आ गया होगा। कुछ पॉइंट मैं आप लोगों के लिए मुख्तसर में खुलासा करके लेके आया हूं, आप लोग ध्यान से देखिएगा। ठीक है, तो ये दोनों आपका मिर्जा फरहतुल्लाह और मियां दानी हो गया। उसके बाद यहाँ पे हम लोग पढ़ने का कोशिश करते हैं। पहले मैं आप लोगों को फिगर दिखा देता हूं। उसके बाद क्या होता है, कॉलेज में जाकर के इन लोग ढिंडोरा फेरता है, कहता है कि मेरे उस्ताद बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। उसके बाद यहाँ पे कुछ लड़कों को इंटरेस्टेड होता है, मजा सोचता है कि चलो भाई हम भी पढ़ने के लिए जाएंगे। तो ये हो गया कॉलेज का इनका सब साथी हो गया। उसके बाद होता ये है कि इन लोग क्या करते हैं, बैठ करके नजीर अहमद के पास पढ़ाई को अपना दर्स यहाँ पे क्या करते हैं, हासिल करते हैं। तो एक एक पीडीएफ बनाने में ना भाई बहुत ज्यादा मेहनत लगता है, 3 से 4 दिन लगा है इस पीडीएफ को कंप्लीट करने में। तो आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, इतना क्वालिटी आपको कभी भी यूट्यूब पे कोई नहीं दे सकता है। तो इतना अगर आप लोगों को मिल रहा है, अपने साथियों को जरूर इंफॉर्मेशन करें ताकि उन लोगों का भी फायदा हो सके, और इस चैप्टर को जितना हो सके आप लोग शेयर कीजिए। अगर मुझे आप लोग इसी तरह मोटिवेट करते रहेंगे तो आपके लिए और बेहतर से बेहतर कंटेंट लाने की हम लोग कोशिश करेंगे। ठीक है, आइएगा आगे पढ़ते हैं हम लोग। सॉरी आगे वाला, हाँ यहाँ तक तो फिगर आप लोगों को दिखा दिए, और हम लोग इसको थोड़ा सा फास्ट में ही पढ़ते हैं क्योंकि कहानी लगभग आपको हम समझा ही दिए और उससे आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इस कहानी का खुलासा क्या है, इस चीज को हम लोग एक बार देखते हैं। इस खाका में 4 अहम किरदार होते हैं जो कि मैंने आपको बताया। नजीर अहमद ये उस्ताद होते हैं, मिर्जा फरहतुल्लाह बेग इसका अहम किरदार होते हैं, और मियां दानी इसका दोस्त होते हैं, जिगरी दोस्त, और मिस्टर रजा ये कॉलेज का फ्रेंड होता है। ये चारों किरदार को आप लोगों ने देख लिया। अब देखिएगा, मिर्जा फरहतुल्लाह बेग और मियां दानी रोजाना मदरसा से पढ़ के 11:30 बजे आते थे, खाना वगैरह खा के सबक का मुताला करके 1:30 बजे फिर मौलवी साहब यानी नजीर अहमद के घर पढ़ने के लिए आया करते थे। मुताला का मतलब हुआ स्टडी करना, सबक का स्टडी करना, मुताला करना। ठीक है, मौलवी साहब यानी नजीर अहमद के घर पढ़ने के लिए आया करते थे। आगे देखिएगा, मिर्जा फरहतुल्लाह बेग नजीर अहमद से फारसी पढ़ते थे। ठीक है, मिर्जा फरहतुल्लाह बेग नजीर अहमद से किसकी पढ़ाई करते थे, फारसी की पढ़ाई करते थे। साथ साथ में वह अरबी के कवायद और नहू में कमजोर थे। आपको पूछेगा मिर्जा फरहतुल्लाह बेग किस सब्जेक्ट में कमजोर था, आप लोग बताएंगे अरबी के नहू और कवायद में इसको कमजोरी थी। ठीक है, अब आगे देखिएगा, और नज्म को समझने में भी उन्हें मुश्किल होती थी, नज्म को समझने में भी दुश्वारी होती थी, परेशानी होती थी, मुश्किल होती थी। आगे देखिए, नजीर अहमद उन्हें बार बार समझाते थे। नजीर अहमद उसको जो है ना कई बार समझाते थे, लेकिन फरहतुल्लाह बेग की गलतियों से वह अक्सर नाराज हो जाते थे। फरहतुल्लाह बेग फिर भी गलतियां कर ही देते थे, उस्ताद उसको बार बार समझाते थे लेकिन फिर भी गलतियां कर ही देते थे वो। आगे देखिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा। चलिए, फरहतुल्लाह बेग एक मेहनती और होशियार तालिब इल्म होता है। ये जो है ना काफी मेहनती और होशियार तालिब इल्म होता है। वह नजीर अहमद के
वह नजीर अहमद के डांटने डपटने से नहीं डरते थे। वो नजीर अहमद अगर डांटा डपटा तो फिर भी वो क्या करते थे, नहीं डरते थे। और इल्म के प्यास में इन्होंने अपने उस्ताद की नाराजगी बर्दाश्त करके एक जो है ना, एक दिन मेरी सबक पढ़ने के बाद यहाँ पे कह रहा है नाराजगी बर्दाश्त की। अब यहाँ पे शुरू होता है दूसरा पॉइंट कि एक दिन मेरी सबक पढ़ने की बारी आई, मेरी सबक पढ़ने की बारी आई तो मैंने, मिर्जा फरतुल्लाह बेग कह रहा है, एक दिन मेरी सबक पढ़ने की बारी आई तो मैंने सबक पढ़ा। सबक पढ़ने के दौरान यानी साथ साथ शेर पढ़ने में गलती हो गई। शेर पढ़ने में क्या हो गई, गलती हो गई, किसकी, मिर्जा फरतुल्लाह बेग की। फिर मौलवी साहब गुस्सा हो गए। मौलवी साहब क्या हो गए, गुस्सा हो गए। मुझे लगा कुछ गलती हुआ, फिर मैंने, मौलवी साहब गुस्सा होते हैं और कहते हैं तो उसको लगता है कि कुछ गलती हो गई होगी हमसे शायद, ठीक है। तो मुझे मौलवी साहब गुस्सा हो गए, फिर मैंने सारे एराब बदल दिए। एराब किसको कहते हैं हम लोग, जबर जेर पेश को। मान लीजिए ये एक लकीर है, क्या है, ये एक लकीर है, इसके ऊपर लिखेंगे जबर, इसके नीचे लिखेंगे जेर और इसको ऊपर में लिखेंगे, ये पेश हो गया। यानी ये सब जबर जेर पेश को हम लोग क्या कहते हैं, एराब कहते हैं। तो ये क्या करते हैं, सारे एराब को एक साथ में क्या करते थे, बदल देते हैं, यानी चेंज कर देते हैं। फिर और ज्यादा गलती हो गई, ठीक है। जैसे ही एराब चेंज करते हैं और ज्यादा गलती हो गई, मौलवी साहब का गुस्सा 110 डिग्री बढ़ जाता है। क्या होता है, 110 डिग्री का बढ़ जाता है। और देखिएगा किताब उठाकर सहन में फेंक देता है। सहन किसको कहते हैं, खाली जगह या फिर चबूतरा वगैरह को हम लोग क्या कह सकते हैं, सहन कह सकते हैं। फिर आंगन को भी हम लोग क्या कह सकते हैं, सहन कह सकते हैं। यानी रूम से बाहर जो होता है खाली जगह, उसको हम लोग सहन कहते हैं, ठीक है। देखिएगा आगे 110 डिग्री का बढ़ गया, किताब उठाकर सहन में फेंक दिया। आपको क्वेश्चन पूछेगा किताब उठाकर कहां पे फेंका था, तो सहन में फेंका था, इसलिए हम लोग इसको हाईलाइट कर दिए हैं थोड़ा सा। आगे देखिएगा, फेंक दिए और फिर मियां दानी को पढ़ने के लिए बोले। मियां दानी जब पढ़ रहे थे तो शेर को नस्र की तरह पढ़ दिए। यानी फरतुल्लाह बेग जैसे ही गलती किया ना, उसके बाद अब मियां दानी को बोल रहा है तुम पढ़ो भाई। अब हुआ क्या, मौलवी साहब का शेर को नस्र पढ़ दिए, यानी शेर को शेर के अंदाज में ना पढ़ करके वो क्या कर दिया, नस्र के अंदाज में पढ़ दिया, किस्सा कहानी के अंदाज में पढ़ दिया। जिस तरह शेर को पढ़ते हैं भाई, नातिया कलाम को पढ़ते हैं, नात की तरह ना पढ़ेंगे, ना कि आप तकरीर की तरह पढ़ेंगे, वाकया की तरह तो नहीं पढ़ेंगे, किस्सा कहानी की तरह नहीं पढ़ेंगे ना। ये क्या किया, शेर को किस्सा कहानी की तरह पढ़ दिया। अब देखो मौलवी साहब का क्या होता है, मौलवी साहब का और ज्यादा गुस्सा आ गया और बुलंद आवाज में बहुत जोर से कहा कि आवाज में कहा निकल जाओ, अभी मेरे घर से निकल जाओ। कह रहा है कि निकल जाओ तुम लोग, अभी मेरे घर से निकल जाओ, मैं तुमको पढ़ाने के लायक नहीं हूं। कह रहा है मैं तुम्हारे पढ़ाने के लायक, यहां कह रहे हैं निकल जाओ, न तुम मुझसे पढ़ने के काबिल हो और न मैं तुम्हारे पढ़ाने के लायक हूं, ठीक है। इस तरह करके गुस्सा में डांट देते हैं। उसके बाद मैं आपको मुख्तसरन यहाँ पे लिख के लाया हूं। मुख्तसरन यह कि मियां दानी और फरतुल्लाह बेग काफी डांटने के बाद भी नहीं निकले। आखिर जब देखा ये लौंडे टस से मस नहीं होते हैं तो कहने लगे कि अब जाते हो या नहीं। मैंने कहा मौलवी साहब जब तक कोई धक्के देकर, कौन, मिर्जा फरतुल्लाह बेग कह रहा है, मैंने कहा मौलवी साहब जब तक कोई मुझे धक्के देकर निकालेगा उस वक्त तक तो हम जाते नहीं, और जाएंगे तो अभी फिर आ जाएंगे, अभी यानी इसी वक्त आ जाएंगे, ठीक है, अभी आ जाएंगे। मौलवी साहब ने जो ये बेहयाई देखी, यानी मौलवी साहब जो ये सब कॉमेडियन देखा, इन्होंने देखा अरे भाई इन लोग किस तरह के इंसान है, किस तरह मेरा पनाह छोड़ता है क्यों नहीं, मेरा पिंड छोड़ता है क्यों नहीं, मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ता है। बेहयाई जैसे ही देखा, इसका गुस्सा जो है ना नॉर्मल हुआ। नॉर्मल होने के बाद आगे क्या होता है देखिएगा आप लोग। मौलवी साहब ने जो ये बेहयाई देखी तो जरा नरम हुए, कहने लगे अच्छा नहीं जाते हो तो न जाओ, मैं एक हर्फ तुमको न पढ़ाऊंगा। कहने लगा कि अच्छा नहीं जाते हो कोई बात नहीं, मेरी तबीयत खराब है, आप लोग चले जाओ भाई, बराए मेहरबानी होगी, मेरी तबीयत खराब है, कल आ जाना पढ़ने के लिए। ये गुस्सा में कंट्रोल करते हुए कहता है। अब देखो आगे क्या होता है, आगे कह रहा है कि हर्फ तक नहीं पढ़ाऊंगा, यानी मैं तुम्हें एक हर्फ भी नहीं पढ़ाऊंगा अभी। मैंने कहा मत पढ़ाइए, मगर बगैर पढ़े हम यहां से टलेंगे ना टलेंगे। मिर्जा फरतुल्लाह बेग कहता है आप मत पढ़ाइए, लेकिन हम बगैर पढ़े यहां से ना ही टलेंगे और ना ही टलेंगे। ये चीज कह रहा है कौन, मिर्जा फरतुल्लाह बेग। मत पढ़ाई मगर हम यहां से टले हैं ना टलेंगे। आखिरकार हम जीते, यानी मिर्जा फरतुल्लाह बेग और मियां दानी जीत गया। और मौलवी साहब हार कर कहने लगे खुदा महफूज रखे। भाई थोड़ा सा इमोशनल करेगा यहाँ पे, आप लोग थोड़ा इमोशनल हो जाना, मजा आएगा, ठीक है। खुदा महफूज रखे तुम जैसे शागिर्द भी किसी के ना हो। ये दुआ देते हुए कहता है तुम जैसे शागिर्द भी, तुम जैसे स्टूडेंट, तुम जैसे तलबा, तुम जैसे विद्यार्थी भी किसी के ना हो। कह रहा है
ना होंगे, ठीक है। शागिर्द क्या हुए, उस्ताद के उस्ताद हो गए। अच्छा भाई मैं हारा, अच्छा खुदा के लिए किताब उठा लाओ और सबक पढ़कर मेरा पिंड छोड़ो, ठीक है, मेरा पीछा छोड़ो। देखिए कह रहा है कि देखिए कौन सा दिन होता है कि मेरा तुमसे छुटकारा होता है, यानी तुमसे छुटकारा मुझे मिलता है। मैं जाकर सहन में से किताब उठा लाया, जहां पे फेंका था वहां से किताब उठा लाया और मौलवी साहब जैसे थे वैसे के वैसे हो गए, यानी नॉर्मल हो गए, बिल्कुल शांत मिजाज के हो गए। कहा करते थे, देखो ये सब शख्सियत बताया गया है मौलवी साहब के बारे में, ये सब खूबी खराबी तमाम चीजों को बताया गया, वो किस टाइप के इंसान थे, उसके पर्सनालिटी के बारे में बताया गया है। यही तो खाका है, ठीक है, इसी को तो हम लोग कहते हैं खाका, जो हम लोग अभी पढ़ रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, वैसे हो गए। कहा करते थे कि अगर इस दिन तुम चले जाते, अगर इस दिन तुम जो है ना चले जाते तो क्या होता, देखिएगा, तो मेरे घर में घुसना नसीब ना होता। तुम्हारे शौक को आजमा रहा था, ठीक है, तुम्हारे शौक को क्या कर रहा था, मैं आजमा रहा था, मगर तुमने मुझे ही आजमा डाला। लेकिन मैं तुम्हारा शक को आजमा रहा था तो आप लोगों ने मुझे ही आजमा डाला। तो अब नेक्स्ट स्टूडेंट आप सबको बनना है और आप लोगों को मैं जो इतना मेहनत से पढ़ा रहा हूं, ये मेहनत को जाया नहीं होने देना है। तमाम बच्चों को इंफॉर्मेशन करना है ताकि आपके साथ साथ में उर्दू की तालीम तमाम बच्चों तक फराहम हो सके, सभी बच्चे इसका एजुकेशन सही टाइम पे अच्छे ढंग से अच्छे तौर पर कर सके, ठीक है। आप लोगों से हम्बली रिक्वेस्ट है, आप लोग ये काम जरूर कीजिएगा। अगर उर्दू को बढ़ाना चाहते हैं, ये काम हम लोग अकेले नहीं कर सकते, आप तमाम लोग मिलकर के इस काम को फरोग दे सकते हैं, आगे निकाल सकते हैं, आगे बढ़ा सकते हैं। देखिए क्या कह रहा है, शौक को आजमा रहा था मगर तुमने मुझे ही आजमा डाला, लेकिन तुमने मुझे ही आजमा डाला। खुदा ऐसे शागिर्द, खुदा ऐसे स्टूडेंट को शागिर्द सबको नसीब करे। ये बेहयाई नहीं मियाँ, ये जो है ना बेहयाई नहीं, ये शौक है। ये क्या है, इल्म का शौक है। इल्म का जिसको चस्का होता है, आदी हो जाता है, हैबिट लग जाता है, होता है, वह बड़ी भली, वह जो है ना बड़ी नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है, बुढ़ी होगा, ये वाला यहाँ पे बड़ी रा नहीं है, बुढ़ी भली सभी कुछ सुनता है। बदशौक यानी जिसको कोई शौक नहीं होता है, बदशौक भाग निकलते हैं और शौकीन उस्ताद को दबा लेते हैं। शौकीन क्या करते हैं भाई, तो उस्ताद को दबा लेते हैं। आगे देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। देखेंगे आखिरकार नजीर अहमद फरहतुल्लाह बेग की लगन और मेहनत से मुतासिर होकर, इससे जो है ना मुतासिर मतलब उससे सीख लेकर, या फिर उससे कुछ, मुतासिर का मतलब कुछ अच्छा होता है, आप लोग समझ सकते हैं मुतासिर वाला लफ्ज ही, ठीक है। मुतासिर हो गए और उन्हें पढ़ाना जारी रखा, यानी पढ़ाना क्या करा, कंटिन्यू रखा, यानी इससे अट्रैक्टिव हो गए, अट्रैक्शन हो गए, मुतासिर का मतलब यही होता है, ठीक है, रखा। फरहतुल्लाह बेग ने फारसी जुबान और अदब में महारत, यानी काफी बड़े शख्स थे, इसमें महारत रखते थे ये, ठीक है, हासिल की और उर्दू अदब के एक मशहूर मुसन्निफ, एक मशहूर यानी फेमस मुसन्निफ यानी राइटर बन गए। क्या हो गए, उर्दू अदब के एक फेमस राइटर बन गए। अब इस कहानी का पैगाम क्या देना चाहता है ये कहानी हम लोगों को, पैगाम उसके बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। सब पॉइंट के साथ हम लोग आपको प्रोवाइड कर रहे हैं कहानी का पैगाम, ठीक है। कहानी का क्या है, ये पैगाम है। देखिएगा, इल्म हासिल करने के लिए मेहनत और लगन जरूरी है। अगर आप लोग एजुकेशन शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं ना, तो मेहनत और लगन से पढ़ना काफी जरूरी है। इसलिए पहला ही लेक्चर में आपको इल्म के बारे में बताया गया है, ताकि हर वो लेक्चर बराबर के तौर पर आप लोग देखें, हर क्लास को कंप्लीट तौर पर आप लोग स्टडी करें, पढ़ें, ठीक है। आगे दिया गया, इल्म हासिल करने के लिए मेहनत और लगन जरूरी है। एक अच्छे उस्ताद की तालीमियात, यानी एक अच्छे उस्ताद की एजुकेशन जो प्रोवाइड आप लोगों को करते हैं, ठीक है, यानी फराहम करते हैं जो एजुकेशन, उसकी तालीमात जिंदगी भर काम आती हैं। जो एक अच्छा उस्ताद होगा, अगर उनसे आप लोग इल्म सीखते हैं, इल्म हासिल करते हैं, तो वो एजुकेशन आपको जिंदगी भर काम देता है, ठीक है। क्या देता है, जिंदगी भर आपको काम आती है। अब देखिएगा, अपने मकसद के हुसूल के लिए, आपका जो मकसद है, आपका जो गोल है, उसके हुसूल के लिए, उसको पूरा करने के लिए, हुसूल के लिए मुश्किलात, मुश्किल की जमा है मुश्किलात, ठीक है, यानी परेशानियों का सामना करना जरूरी है। क्या है, परेशानियों का सामना करना जरूरी है। अब देखिएगा, इस कहानी से हमें सीख क्या मिलता है, ये चीज देखिए। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि अगर हम इल्म हासिल करने की
ठान लें तो हम किसी भी रुकावट को पार कर सकते हैं, किसी भी रुकावट को क्या कर सकते हैं, पार कर सकते हैं। हमें अपने उस्तादों का एहतराम करना चाहिए, यानी हमें अपने उस्ताद का इज्जत करना चाहिए, एहतराम करना चाहिए। चाहे आपका ऑनलाइन में टीचर हो या फिर ऑफलाइन में टीचर हो, आपको अपने दायरे में रह करके ही बात करनी चाहिए, ना कि आपको ओवर स्मार्ट बननी चाहिए, क्योंकि उस्ताद से हमेशा झुक करके ही बात करनी चाहिए। तो ये आपके अंदर में क्वालिटी होना चाहिए। जिन बच्चों के अंदर ये क्वालिटी आ गया ना, तो वो जिंदगी भर अपनी पढ़ाई को लेकर के और अपनी जो है ना जिंदगी में हमेशा कामयाब ही कामयाब रहेंगे, वो कभी नाकाम नहीं हो सकते हैं। ये चीज आप लोग याद रखना, उस्ताद का हमेशा इज्जत एहतराम करना चाहिए सभी बच्चों को, ठीक है। आगे देखिएगा, अपने उस्ताद का एहतराम करना चाहिए और उनकी तालीमियात पर अमल करना चाहिए, यानी उस्ताद आपको जो चीज बताते हैं उस पर आपको अमल जरूर करनी चाहिए, पालन जरूर करनी चाहिए, ठीक है, यानी मानना चाहिए। आगे देखते हैं, ये हम लोगों का खुलासा हो गया। इस कहानी से सीख क्या मिलता है, हम लोगों ने उस चीज को देख लिया। एक क्वेश्चन है जो कि हर बार पूछता है, काफी इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर से, इस क्वेश्चन को हम लोग पढ़ेंगे और जवाब को भी देखेंगे। आप लोग बिल्कुल बिला झिझक आराम से देखिए, क्लास को बोर नहीं होना है और इंटरेस्टिंग के साथ पढ़ना है। मजा आ रहा है कि नहीं, एक बार आप लोग जरूर बताइएगा, कमेंट सेक्शन में बताइएगा आप लोगों को क्लास करने में किस तरह का कैसा मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। बहरहाल देखिएगा, अब सवाल को हम लोग, सवाल है आपके पास, ध्यान से सभी बच्चे देखिएगा। डिप्टी नजीर अहमद यानी मौलवी साहब, डिप्टी नजीर अहमद उसी का नाम है, अपने शागिर्दों से, अपने तौलबा से, अपने स्टूडेंट विद्यार्थी से क्यों गुस्सा हो गए, किस लिए गुस्सा हो गए। आप लोग जवाब दे देंगे ना, जवाब दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे, ठीक है। अगर नहीं दे पाएंगे ना, जवाब लाया हूं मैं आपके लिए। जवाब है, मौलवी नजीर अहमद साहब तदरीस के दौरान, तदरीस का मतलब हुआ पढ़ाने के दौरान, एजुकेशन देने के दौरान अक्सर अपने शागिर्दों से गुस्सा हो जाते थे। आपको अपने जुबान में लिखने बोलता है, आपको जिस तरह से आता है लिख लीजिएगा, रट्टा नहीं मारना है, सिर्फ आपको समझना है कहना क्या चाह रहा है। कहता है ना, कहना क्या चाहते हो भाई, तो वही चीज आपको सिर्फ यहाँ पे देखना है। शागिर्दों से गुस्सा हो जाते थे, इसकी वजह यह थी कि वह पढ़ाने के दौरान लड़कों से पहले किताब की इबारत पढ़वा कर सुनते थे। क्या करते थे, पढ़ाने के दौरान उसको खुद से किताब पढ़ने के लिए बोलते थे। इबारत का मतलब जो चीज इंग्लिश में मान लो कि जो चीज लिखा हुआ है उसको बिल्कुल स्टडी करते आना, पढ़ते आना है, उसका मीनिंग को नहीं बताने बोल रहा था, इबारत पढ़ने के लिए बोलता था। जैसे ही इबारत पढ़ता था, होता यह था, पहली किताब की इबारत पढ़वा कर सुनते थे, ठीक है, और इबारत पढ़ने में एराब की गलती को मौलवी नजीर अहमद नाकाबिले मुआफी जुर्म समझते थे। कहने का मतलब यह हुआ, जैसे ही इबारत की गलत होती थी, जबर जेर पेश वगैरह इस सब जो गलती होता था ना, उसको जो है ना मुआफी काबिल, यानी माफी के काबिल नहीं समझते थे। ये क्या समझते, एक बहुत बड़ा जुर्म समझते थे जैसे ही गलत करता था। देखिएगा, एराब की गलती को मौलवी नजीर अहमद नाकाबिले मुआफी जुर्म समझते थे, यानी मुआफी के काबिल नहीं समझते थे, ठीक है। मौलवी साहब के शागिर्दों में, मौलवी साहब के स्टूडेंटों में मिर्जा फरतुल्लाह बेग के अलावा एक शागिर्द आप लोगों ने पढ़ा ना, एक शागिर्द मिस्टर रजा, जो कि कहाँ का था, ये कॉलेज का था। एक दिन का स्टूडेंट, एक दिन पढ़ा, फिर इसको निकाला तो हमेशा के लिए निकल ही गया, दोबारा नजर भी नहीं आया। कह रहा है मिस्टर रजा भी थे जो अरबी शायर के दीवाने मुतनब्बा, ठीक है, ये वाला है आपका मुतनब्बा है, दीवाने मुतनब्बा, यानी कहने का मतलब यह हुआ, अरबी का शायर है, उसका नाम है दीवाने मुतनब्बा, उसका नाम है मुतनब्बा, उसका एक दीवान को पढ़ रहा था। पढ़ने के दौरान पढ़ रहे थे जिसमें जो है ना अरबी अशआर, शेर की जमा होती है अशआर, ठीक है, अरबी अशआर को मिस्टर रजा इस तरह पढ़ा के नज्म को नस्र मालूम होता था। नज्म जो है ना, नज्म के अंदाज में पढ़नी चाहिए, लेकिन नज्म जो पढ़ रहे थे, नज्म नस्र मालूम हो रहा था, यानी किस्सा कहानी की तरह लग रहा था। ये चीज कहना चाह रहे हैं, नज्म को नस्र की तरह मालूम होता था। मौलवी साहब को भला बर्दाश्त की ताकत कहां, मौलवी साहब को बर्दाश्त हुआ नहीं, कह रहे लगा वह मिस्टर रजा पर उस कदर गुस्सा हो गए कि उनको दर्स से निकाल कर ही दम लिए, यानी जमात से निकालकर, दर्स से निकालकर, क्लासरूम से निकालकर ही वो क्या होते हैं, शांति होते हैं, दम लेते हैं। फिर दूसरा दिन इस तरह से गायब हुए कि वह फिर दोबारा दिखाई नहीं दिए, यानी वो शागिर्द जो है ना दूसरा दिन इस तरह गायब हुए कि दोबारा और दर्स में दाखिल भी नहीं हुए। ये हुआ आपका सवाल का जवाब। आइए एमसीक्यू कुछ क्वेश्चन लेके आए हैं, यहाँ पे हम लोग पूरा वन शॉट पूरा कवर कर लेना ताकि ज्यादा मजा आएगा, ठीक है। देखिएगा, आप लोग ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। सवाल नंबर 1 है आपके पास, मिर्जा फरतुल्लाह बेग की पैदाइश कब हुई। आप लोगों ने पढ़ा और आपको बेहतर तरीके से पता होगा, 1883, 1885, 1887 या फिर नहीं बताया, ठीक। तो हम लोग बताएंगे
अगस्त 1885। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल परफेक्ट होगा। आगे आपके पास सवाल है, सवाल नंबर 2, मिर्जा फखरुद्दीन बेग की वालिदा का क्या नाम था? फटाफट सोचिए और जवाब देने की कोशिश कीजिए। हम लोगों ने पॉइंट के तौर पर हम लोगों ने सारी चीजों को पढ़ लिया। मुशर्रफ जहां बेगम, हुसैन जहां बेगम, नसीमा सुल्ताना, हमीदा सुल्ताना। आप लोग बताएंगे मुशर्रफ जहां बेगम, इनकी वालिदा का नाम था, क्या नाम था? इनकी मां का नाम मुशर्रफ जहां बेगम। सवाल नंबर 3 आपके पास आता है, मिर्जा फखरुद्दीन बेग ने किस किताब की मुसन्निफीन की? तो दीवानी यकीन, कुछ मेरी कुछ उनकी जुबानी, कहने का मतलब नजीर अहमद की कहानी, कुछ मेरी कुछ उनकी जुबानी, दास्तान निजामुद्दीन औलिया, और ऑप्शन नंबर डी में मेरी शायरी। सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, नजीर अहमद की कहानी, कुछ मेरी कुछ उनकी जुबानी। सवाल नंबर 4 आपके पास, मिर्जा फखरुद्दीन बेग का इंतकाल कब हुआ, यानी इनकी वफात कब हुई? अप्रैल 1947, 1950, 1945 और फरवरी 1949। आप लोग बताएंगे अप्रैल 1947, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल परफेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 5 आपके पास, मिर्जा फखरुद्दीन बेग ने किस मदरसे से इंटरमीडिएट की सनद हासिल की, यानी डिग्री हासिल की? ठीक है, इंटरमीडिएट की डिग्री हासिल यानी सर्टिफिकेट कहां से हासिल की? तो ये है आपका हिंदू कॉलेज। कहां पे है? ऑप्शन नंबर बी, हिंदू कॉलेज, जो कि दिल्ली में है। ठीक है, आगे देखते हैं अगला सवाल 6 नंबर पे, मिर्जा फखरुद्दीन बेग ने किसकी बिस्मिल्लाह कराई? यानी मिर्जा फखरुद्दीन बेग ने किसकी बिस्मिल्लाह नहीं कराई, इस तरह से सवाल नहीं होगा। ठीक है, मिर्जा फखरुद्दीन बेग की बिस्मिल्लाह किसने कराई? मिर्जा फखरुद्दीन बेग की बिस्मिल्लाह यानी मिर्जा फखरुद्दीन बेग को सबसे पहले कौन पढ़ाया था, इसकी बिस्मिल्लाह कौन कराया था? हजरत निजामुद्दीन औलिया, मौलवी कमरुद्दीन, सैयद वली अल्लाह या फिर मौलाना हाली। तो सही आंसर ये होगा आपका सैयद वली अल्लाह। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा परफेक्ट आंसर, सैयद वली अल्लाह। इसकी मिर्जा फखरुद्दीन बेग की बिस्मिल्लाह इन्होंने कराया था। आगे देखते हैं हम लोग 7 नंबर सवाल, मिर्जा फखरुद्दीन बेग की पहली शादी किसके साथ हुई? तो पहली शादी हुई थी नसीमा सुल्ताना, जो कि इसकी बड़ी बहन थी, इससे इनकी पहली शादी होती है। आप लोगों ने पढ़ा भी। 8 नंबर सवाल आपके पास, मिर्जा फखरुद्दीन बेग ने किसके बयान पर कलाम पाक पढ़ा? तो किसके बयान पर? मौलवी कमरुद्दीन के पास इन्होंने कलाम पाक पढ़ा। ठीक है, आगे देखेंगे हम लोग। सवाल नंबर 9 है, क्या है? मिर्जा फखरुद्दीन बेग ने किस शहर में इंटरमीडिएट की सनद हासिल की, डिग्री हासिल की? तो दिल्ली शहर में इंटरमीडिएट की हिंदू कॉलेज में हासिल किया। सवाल नंबर 10 आखिरी क्वेश्चन आपके पास, मिर्जा फखरुद्दीन बेग के मुआशी हालात की वजह से कौन सी तालीम मुकम्मल नहीं हो सकी? मुआशी का मतलब हुआ रुपए पैसे की तंग दस्ती होना, या फिर आप लोग कह सकते हैं कि हिंदी में इसको हम लोग कह सकते हैं कि आर्थिक स्थिति सही नहीं होना। ठीक है, मुआशी क्या कह रहा है, मुआशी हालात की वजह से कौन सी तालीम मुकम्मल नहीं कर सकी? तो ये जो है ना एमए वाला तालीम मुकम्मल नहीं कर पाया था, गरीबी की वजह से एमए वाला एजुकेशन जो है ना प्रोवाइड नहीं कर पाया था। हम लोगों ने इस क्लास में पूरा वन शॉट करा, सब्जेक्टिव एक इंपॉर्टेंट करा, साथ साथ में हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव करा, खाका के बारे में जाना, मुसन्निफ के बारे में जाना और कहानी का पूरा खुलासा भी किया। ठीक है, पूरा चैप्टर हम लोगों का इस तरह से कंप्लीट होता है। हम लोगों का एक अलग से लेक्चर आएगा ऑब्जेक्टिव का, जिसमें लगभग 25 से 30 क्वेश्चन रहेगा, और हम लोगों का फिर सब्जेक्टिव का भी अलग से लेक्चर आएगा। जिन बच्चों को पढ़ना होगा वो पढ़ेंगे, जिनको पढ़ना नहीं होगा, अगर इसी से पूरा अगर आप लोग कवर हो जाता है, समझ में आ जाता है, तो नहीं भी पढ़ेंगे तो कोई दिक्कत दुश्वारी नहीं है। बहरहाल अगर आप लोग चैनल पर नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन कीजिएगा और बताइएगा कि आपको यूट्यूब में, पूरे यूट्यूब में बेस्ट क्वालिटी मिल रहा है या फिर नहीं मिल रहा है। किस तरह से आप लोगों को क्लास लगा आज की ये क्लास, जरूर बताइएगा। आपका एक कमेंट, एक लाइक और आप लोगों का सपोर्ट से मुझे मोटिवेट मिलता है और बेहतर से बेहतर पढ़ाने का दिल लगता है, पढ़ाने का मन करता है। जरूर आप लोग इस क्लास को तमाम बच्चों तक शेयर कीजिएगा। मिलते हैं फिर हम लोग एक अगली सेशन में, अगली क्लास में। तब तक के लिए खुदा हाफिज, अल्लाह हाफिज एंड जय हिंद, जय भारत।